नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज हमने प्रोग्राम को नाम दिया है कौन किस पर भारी। पहला सवाल तो यही कि क्या बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है या कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अंदर का सवाल यह भी है कि बीजेपी के अंदर कौन सा नेता पूरी पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है या कितने नेता एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कांग्रेस के अंदर भी यह सवाल कि आखिर किस नेता पर कौन सा नेता भारी चल रहा है, क्योंकि बार बार मानेसर कांड याद आता है, बार बार यह कहा जाता है कि हम साथ साथ हैं। आज तो मुख्यमंत्री गहलोत ने यहां तक कह दिया कि हां उनसे गलती हुई। विधायकों के कहने पर बूथ स्तर तक के रिक्रूटमेंट कर दिए गए और ये उनकी गलती है। ये उन्होंने बाकायदा एआईसीसी के बाहर जो विरोध करने पहुंचे थे उनको संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि सचिन के समर्थक जो विधायक हैं उनके टिकट नहीं काटे जा रहे हैं, उनको हमने ऑब्जेक्ट नहीं किया है। अब सवाल यह है कि समर्थक को टिकट दिए गए हैं या जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिए गए हैं या कांग्रेस के नेता को टिकट दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस दौरान एक और सवाल है कि जब कौन किस पर भारी है, तो सवाल यह है कि क्या जिनके टिकट बांट दिए गए उन पर उन्हीं की पार्टी के वो नेता जो बगावत कर रहे हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे थे, क्या वो विरोध भारी पड़ रहा है? और क्या इसी विरोध के वजह से कांग्रेस टिकट अभी बांट नहीं रही, क्योंकि प्रियंका गांधी को आना है, 5 जिलों को साधना है, चाहती नहीं होगी कांग्रेस की विरोध के स्वर जो अभी तक बीजेपी में है वो पहले ही दौरे के दौरान कांग्रेस में नजर आए। आज बात इसी पर। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं पीसीसी महासचिव और प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता मुकेश पारीक जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चंद्रमुखी जी और राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी। आरसी जी, शुरुआत आपके साथ। मुख्यमंत्री ने आज बहुत कुछ कहा। उन्होंने सचिन समर्थकों का जिक्र किया, उन्होंने कहा उनका टिकट नहीं काटा गया। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ उनसे गलती हुई कि विधायकों के कहने पर उनकी क्षेत्र में जो मांगा वो दे दिया गया, बूथ स्तर तक सब कुछ दे दिया गया, कार्यकारिणी दे दी गई और ये उनसे गलती हुई। इन बयानों का इस वक्त चुनाव से पहले, टिकट बंटवारे से ऐन पहले मतलब क्या है? विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन बातों को कहा, किस संदर्भ में कहा, किन को कहा, क्या कहते हुए उन्होंने जवाब दिया, ये उनका अपना एक विषय हो सकता है और इसका सबसे बेहतरीन जवाब वो ही दे सकते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से सोचता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो संगठन का संचालन वो स्वयं करते हैं और सरकार का संचालन माननीय मुख्यमंत्री करते हैं। संगठन का जो मुखिया होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, वो सर्वोपरि होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम उन्हीं का है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, इसलिए हमारे जो विधायक दल का जो नेता चुना जाता है वो विधायकों की राय से चुना जाता है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से किसी व्यक्ति का किसी के प्रति स्नेह हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हर नेता और हर कार्यकर्ता विचार के प्रति प्रतिबद्ध है, ना कि वो किसी व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्ध है। किसी मुद्दों को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता 25 सितंबर का जिक्र कर रहे हैं कि उस दिन विचार महत्वपूर्ण था, व्यक्ति नहीं था, दिल्ली में बैठे व्यक्ति नहीं थे, आप ये कह रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा कि आप 25 सितंबर का जिक्र करें, चाहे इससे पहले चाहे मानेसर का जिक्र करें या किसी अन्य घटनाओं का जिक्र करें, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में कोई ना कोई गैप रहा होगा, ये एक बड़ा विषय है जिसपे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जवाब दे सकता है। उसका पार्ट मैं नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैं जिस प्रकार से मेरा पूर्ण विश्वास है उसी प्रकार कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं का कांग्रेस की विचारधारा में प्रतिबद्धता है, व्यक्ति के अंदर नहीं है। ये कंफर्म है सर, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है आज कि भाई गांधी परिवार के कृतज्ञ हैं कि 3 बार उनको मुख्यमंत्री बना है और गांधी परिवार का स्नेह मिला है, कांग्रेस का नहीं कहा उन्होंने। देखिए, मैं कहना चाहूंगा इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं। गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जो इस मुल्क की शहादत, विचारधारा या व्यक्ति, मैं ये कहना चाहूंगा कि विचार है, वो परिवार ही अपने आप में एक विचार है। अच्छा, वो व्यक्ति नहीं है, मतलब वो व्यक्तित्व से ऊपर चल के विचारधारा कांग्रेस की हो गई। मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने उस व्यक्ति के संदर्भ में कहा,
आप और हम सब जानते हैं कि किसी परिवार के अंदर लगातार पीढ़ियों के अंदर इस मुल्क के लिए शहादत दी जाती हो, इसके भाईचारे के लिए शहादत दी जाती हो, अमन चैन और शांति के लिए शहादत दी जाती हो, इस मुल्क के 140 करोड़ जनता के विकास की बात की जाती हो, तो इससे बड़ी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हो सकती। और यही कांग्रेस पार्टी का विचार है कि हम जो विविधताएं हैं, जो हमारी अनेकताएं हैं, उनको हम एकता के रूप में जश्न मनाएं। कांग्रेस के अंदर की अनेकताओं को एकता के रूप में देखिए, निश्चित रूप से जो किसी मुद्दों को लेकर मतभेद हो सकता है, हर परिवार में होता है, हर जगह पे होता है, और जहां पे मतभेद होते हैं और दूसरे मतों को सुनने का जो साहस है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति की महिमा की जाए, एक व्यक्ति का महिमा मंडन करके कुछ प्राप्त कर लिया जाए। विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी कांग्रेस पार्टी के अंदर है। आरसी जी, मैं इस सवाल को आगे और नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि व्यक्ति नहीं, यहाँ तो पूरे परिवार के महिमा मंडन का ही जिक्र करते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो पूरा परिवार ही एक विचारधारा हो गया है, उसी का तो जिक्र होता है। मैंने आज भी सुना, तो मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए नहीं कहा गया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये कहा गया कि भाई गांधी परिवार का से नहीं है। चलिए जो भी है, बहरहाल मुकेश पारिक जी, भाई पहली लिस्ट आई, पहली लिस्ट के बाद विरोध इतना हुआ कि दूसरी लिस्ट आई नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहली लिस्ट आ गई है हमारी, और दूसरी लिस्ट भी आपके सामने शीघ्र ही आएगी जी। भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर चुनाव लड़ेगी, और आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से 5 साल का जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, उसके खिलाफ जिस प्रकार से जन आंदोलन हुए हैं, और आपने देखा होगा कि कांग्रेस, जब हमने कहा था कि कांग्रेस की सरकार का जो गठन है, कांग्रेस की सरकार की नींव ही अंतर्कलह पर रखी गई थी, और वो सरकार पूरे उस अंतर्कलह के में ही जूझती रही 5 साल तक, और आज उस अंतर्कलह का इस टिकट वितरण में भी उसका प्रभाव नजर आ रहा है। और ये वो अंतर्कलह ही तो है। मुकेश पारिक जी, मैंने आरसी जी को बुलाया है सर, कांग्रेस के इंटरनल मुद्दे को समझने के लिए मैंने बुलाया है। आप तो ये बताइए कि बीजेपी में कौन किस पर भारी पड़ रहा है? बीजेपी पर नेता हमारे जो दुनिया के सब में हमारे लोकप्रिय नेता हैं वो मोदी जी हैं। सब में भारी हमारे यहाँ मोदी जी है। हमारा नेता, हमारा चिन्ह हमारा कमल का फूल है, और मोदी जी हमारे नेता है। तो हमारे यहाँ कोई ना भारी है ना हल्का है। हमारा नेता दुनिया में आज देश का मान सम्मान बढ़ाने वाला ऐसा गौरवशाली नेता है कि जो दुनिया पे भारी पड़ रहा है, पूरे विश्व में एक देश का नाम पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि ये तस्वीर पूरे तरीके से साफ है कि अब क्षेत्रीय चेहरों को बीजेपी पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पे खत्म करेगी, एक ही चेहरा रखेगी, बाकी क्षेत्रीय जिनको जहां के जैसे कहा जाए लड़िए, टिकट दिया जाए तो भी ठीक, नहीं दिया जाए तो भी ठीक। ये तो मालूम नहीं कि आप कौन से किस परिप्रेक्ष्य में कौन से चेहरे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इतना अवश्य है कि प्रदेश का जो मुख्यमंत्री बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भी तय होगा, विधायकों की विधायक दल में तय होगा, और मुख्यमंत्री भी बनेगा। लेकिन जब आप नेता की बात करते हैं तो नेता नरेंद्र मोदी है, और जब नीति की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जो नीतियां हैं उसके ऊपर चलती है। तो हमारा पास नेता भी है, हमारी नीतियां भी है, और हमारे पास एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की, दुनिया की सब में बड़ी पार्टी होने का हमको गौरव प्राप्त हुआ है। और हमारे पास एक कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज जो हमेशा पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करती है। सर कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो व्यक्तियों के भी कार्यकर्ता हैं। जैसे तिजारा में मामन यादव के कार्यकर्ता हैं, जैसे आपके जोटवाड़ा के अंदर राजपाल सिंह शेखावत के कार्यकर्ता हैं, जैसे आप किशनगढ़ के अंदर भागीरथ चौधरी का जो विरोध कर रहे हैं वो कार्यकर्ता हैं, जैसे देवजी पटेल की गाड़ी पर जो शीशे फोड़ते हैं वो कार्यकर्ता हैं, जैसे देवली उनियारा के अंदर कहा जाता है इनको हटाओ, देवली उनियारा बचाओ, वो भी कार्यकर्ता हैं सर। कुछ अनुशासित कार्यकर्ता हैं। विजेंद्र जी, जब पार्टी में बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की फौज होती है और एक सीट पर बहुत से जिसको हम ये कहें कि योग्य उम्मीदवार होते हैं, और अगर वहाँ पर कोई सिटिंग पहले एमएलए रहा हुआ है, तो निश्चित रूप से एक जो छोटा एक स्वाभाविक रूप की एक प्रतिक्रिया आती है, लेकिन उससे कहीं पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, उनको मना लिया जाता है। कार्यकर्ता भावुक होता है, एक भावुक क्षण होते हैं, और उसमें थोड़े समय का कह रहा हूं ना कि भाई वो कार्यकर्ता व्यक्ति के साथ जुड़ा है, व्यक्ति नहीं, उसने काम किया। देखिए, उसने अगर 5 साल किसी ने काम किया है, आप 5 साल किसी ने पहले चुनाव लड़ा है, तो निश्चित रूप से एक टीम बनती है। जब आप चुनाव में हम किसी नेता के साथ काम करते हैं, हम किसी उम्मीदवार के साथ जब काम करते हैं, तो एक टीम बनती है, और स्वाभाविक रूप से एक आपस में एक तालमेल भी होता है। लेकिन पार्टी में ये नहीं होता कि अब दे दिया उसका 5 दिन हमने हमारा विरोध दर्ज करा दिया। आपने देखा नहीं, एक मुखी है। आप दूसरी तस्वीर देखिए, झोटवाड़ा में जो विरोध था, आज आपने देखा होगा कि सारे कार्यकर्ता राज्यवर्धन सिंह जी के साथ आ गए। आपने देखा होगा
आज बहुत बड़ी मीटिंग जालोर में देवजी भाई पटेल ने की, आपका मीडिया दिखा रहा है। जी। तो अब धीरे धीरे हम भी दिखा 4-5 रहे दिन हैं एक सर। स्वाभाविक रूप से एक जो था लोगों का, लेकिन सब कार्यकर्ताओं को समझाया गया कि इस सीट पर एक ही टिकट दिया जा सकता था, इस बार इनको दिया गया है, अगली बार और किसी का नंबर आएगा। तो एक जब संगठन का रूप बड़ा होता है, एक विस्तार होता है, कार्यकर्ता बहुत से होते हैं, तो ये बहुत ऐसा चलिए, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भाई एक मुखी है लेकिन चंद्रमुखी भी है। नहीं, एक मुखी का आप तात्पर्य, एक मुखी का अगर आप इसके लेते हैं, मैंने आपको एक मुखी इस बात पे कहा, आपने कहा आपका नेता कौन है, आपका चेहरा कौन है। सर मेरे पैनल में चंद्रमुखी जी हैं। चंद्रमुखी जी, आम आदमी पार्टी चेहरों को कब तक डिक्लेयर करेगी? मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं मैम कि भाई ना तो आप जीते हुए ना हारे हुए, आपको कैंडिडेट ही लेना है और उसी की खोजबीन में आप लगे हुए पिछले 1.5 साल 2 साल 3 साल से। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं विजेंद्र जी। उसमें कहां समस्या आ रही है भाई? बिल्कुल समस्या नहीं आ रही है, आप एकदम सही कह रहे हैं। जैसे आज का अपना मुद्दा है कौन किस पर भारी, तो राजनीति ऐसी है कि समय सबसे बलवान है। थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़े दल के लिए बोला जा रहा था डूबती नैया, आज 2-4 महीने में वो एक सिचुएशन एकदम बदल गई है और डूबती नैया कहीं और नजर आने लगी है। उस हालात को आप देखेंगे कि टिकट बंटवारे में यहाँ पे इस हालात में पहुंच गए कि एमपी तक को यहाँ पे विधानसभा में उतारना पड़ रहा है। और आने वाले लोकसभा की जो तैयारी है उसमें हमारे भारतीय सेना को उतारा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है उसके प्रचार प्रसार के लिए भारतीय सेना की महिला टुकड़ी को इन्होंने जिस तरीके से बाइक रैली पे इस्तेमाल करना शुरू किया है। मुख्यमंत्री बना देते हो, वो तो अभी भी विधायक ही बनाने की सोच रहे हैं। जी, मैं आपको उसी मुद्दे पे आ रही हूं। तो मैं ये सारी चीजें जो भारी और हल्का है, जो दुनिया की सबसे छोटी पार्टी जो महज 10 साल पहले जो उभर के आई है, उसका इतना भारीपन और उनका एक जो मन में जो माहौल जो बना हुआ है डर का, हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बोलते हैं, विश्व गुरु बोलते हैं, उनमें वो एक जो बौखलाहट है जो आप देख रहे हैं लगातार। कांग्रेस में नहीं है ना बौखलाहट? आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस में बौखलाहट नहीं है ना? देखिए, वो डर सब में है, बारी बारी से जहां भी जिसका भी नंबर आता है, लेकिन सबसे ज्यादा आज के दिन जो खतरा है वो भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है। हमारा जो शिक्षा का मॉडल था पूरे देश में, जो एक जिस तरीके से छाप छोड़ी गई है, उस शिक्षा के मॉडल को आपने सलाखों के पीछे कैद किया गया है। जो फ्री बिजली 2014 से पहले जनता कभी सोच भी नहीं सकती थी। सलाखों में डाला? मैं आपको सारी जवाब देती हूँ, एक बार बात पूरी करती हूँ। जो फ्री बिजली 2014 से पहले जनता सोच भी नहीं सकती थी, सिर्फ आपको भटका के धर्म और जाति के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगा जाता था, वो जनता आप समझ चुकी है कि मुद्दों पे भी वोट पड़ सकता है। शिक्षा पे होगा, रोजगार पे होगा, स्वास्थ्य पे होगा, बिजली पे होगा, महिला सुरक्षा पे होगा, हर मुद्दे हैं जिनको आने वाली सरकार आपको। सिर्फ पैनल में बैठकर और सिर्फ इनको गिनाने से चुनाव नहीं जीते जाते, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये पैनल में मैं ये कह रहा हूं कि भाई क्या वो पैनल तैयार होगा जो जमीन पर उतरेगा? वो पैनल तैयार है विजेंद्र, और ये सिर्फ गिनाने के लिए ये करके दिखाया है। तो नवरात्रों से बेहतर शुभ मुहूर्त क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ, 10 साल से पहले ये दिल्ली में करके दिखाया, और पंजाब में जब से सरकार बनी है उस दिन से जो जो गारंटियां दी थी उन पे काम करना शुरू किया। बाकी पार्टियों की जैसे ऐसा नहीं कि चुनाव से पहले 4 महीने पहले आप जो भी योजनाएं देंगे सिर्फ वो कागजी योजनाएं होती हैं, धरातल पे नहीं होती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो किया है और जनता का जिस तरीके से विश्वास जीता है, उसी का एक डर है। कौन किस पे भारी है जनता जवाब देगी, और ये थोड़े दिन में सबके सामने आ। ठीक है मैम, 2 तरीके की घोषणाएं होती है। घोषणा होती है जो प्रशासनिक स्तर पे आप उसको चुटकियों में कर सकते हैं कि आपने एक जारी किया लेटर, उधर से वित्तीय स्वीकृति मिली, काम हो गया। दूसरी होती है जो जमीनी समस्या होती है। मैं हरियाणा से आता हूं, मैंने यमुना को गंदा देखा है। मैंने अरविंद केजरीवाल को ना जाने कितनी बार कितने भाषण में पिछले 10 सालों के अंदर यमुना की सफाई का जिक्र करते देखा है और उस पर चुनाव जीतते हुए देखा है, और हर बार उन्हीं बातों को फिर से रिपीट करते देखा है। यमुना साफ नहीं हुई है मैम। वापस मैं आपके पास आऊंगा। प्रकाश भंडारी जी, प्रकाश भंडारी जी, अगर एक बार के लिए मान लें कि कौन किस पर भारी के मुद्दे पर अगर हम आम आदमी पार्टी को जोड़ लें, अगर आम आदमी पार्टी राजस्थान में सक्रिय होकर इस चुनाव को गंभीरता से लड़ने की कोशिश भी करेगी तो नुकसान किसको होगा? चंद्रमुखी जी बोल चुकी है, अब मुझे ये कहना है कि जो ऐसा है कि आप आम आदमी पार्टी को एक अवसर मिला था, वो अवसर वो है कि थर्ड फोर्स, तीसरी शक्ति के रूप में उभरने का, उस पर कोई सक्रियता तो इन्होंने दिखाई, और इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदार है। जहाँ पर जिस तरह से पंजाब में काम हुआ, जिस तरह दिल्ली में हुआ, जिस तरह से सक्रिय रहकर एक अपना मतलब कोई प्लेटफॉर्म तैयार करते, सारे जिलों में 33-32, अब तो 53 जिले हो गए,
वहाँ अपने लोगों का एक वॉलंटरी फोर्स आप खड़े करते हैं, ऐसा कहीं दिखा नहीं। आप देखिए, आप पार्टी के लिए एक अवसर था। वो आप पार्टी जो है वो मुझे उम्मीद थी आज से साल भर पहले, 6 महीने पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में जो पंजाब से सटता हुआ इलाका है, यहाँ 2-3 सीट जीत सकती है आप, ऐसा लग रहा था। लेकिन वहाँ भी कोई सक्रियता नहीं। भंडारी जी, मैं आपकी सूचना के लिए आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारा संगठन पूरा तैयार है। सर्किल लेवल तक पूरा संगठन बनके तैयार हो चुका है। कैंडिडेट्स भी तैयार है और उस पे ग्राउंड पे काम चल रहा है। हमारा जिस तरीके से काम करने का तरीका, बड़ी सभाएं कम, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन आपको आज का मुद्दा, आज सोलंकी जी, आज का मुद्दा आपने तय किया हुआ है कौन किस पर भारी लेंगे ना मैम, उस पार्टी को फायदा और भारी में कहीं आप दिख नहीं रही हैं जी। आप हल्का और भारी में कहीं आप दिख नहीं रही है। देखिए अभी सूचियां नहीं है, आपकी सूची नहीं आई है बिल्कुल। और आपके पास तो खोने पाने को कुछ है ही नहीं, सवाल जो मिलेगा वो पाने के लिए है कि आपके मतलब ऐसा है कि फोर्स तो रिकॉर्ड देते, आप जो है चुनौती बनकर कभी नहीं ऊपर है, आप आ ही नहीं पाई जी। चुनौती बनकर कांग्रेस का जिक्र करते हैं प्रकाश भंडारी जी। जो मुख्यमंत्री ने बयान दिए और जिस तरीके से लगातार वेट हो रहा है, कहा गया भाई सितंबर में हम मैक्सिमम सीटों को डिक्लेयर कर देंगे, यहां अक्टूबर का एंड आने वाला है, पहली लिस्ट तक नहीं आ रही है। कांग्रेस के अंदर क्या अभी भी अंतर्द्वंद है और उनके चक्कर में ये सीटें फंसी पड़ी है? ये अंतर्द्वंद तो जरूर है। उसका कारण है कि अब जो दावेदारों की संख्या इतनी बड़ी है, इतनी लंबी है कि और अच्छे भी होंगे, कुछ कमज़ोर भी होंगे और कुछ मध्यवर्ती भी होंगे जी। तो ऐसा कहने का ये है कि जहाँ पर मांग इतनी है वो वहाँ पर सोच समझ से के साथ ही वोट दिया जाए और समीकरण तो देखे जाने चाहिए। हमेशा सुनने में तो आ रहा है जो जितने हैं सबको ही लगभग रिपीट कर दिया गया, 10-15% को छोड़ ऐसा है। वो अपनी जगह उन्हें रिपीट किया गया, मेरी समझ में उन्हें रिपीट किया गया जो जीतने की स्थिति में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पूर्व विधायक रह चुके या वर्तमान विधायक हैं, इस वजह से खाली रिपीट किया गया। उनके आगे ऐसा उनसे मजबूत कोई शायद उम्मीदवार कांग्रेस को नहीं मिला, इस वजह से उनको सोच रहे हैं। आप जैसे बीजेपी की आप लिस्ट देखिए ना, तो बीजेपी की लिस्ट सबसे चौंकाने वाली थी, पहली लिस्ट ही चौंकाने वाली थी। अब कांग्रेस जो है ये सब देख करके, अब किसी सवाल ये आपका मुद्दा ही है कौन किस पर भारी। जब भारी सवाल ये हल्का भारी है और भारी हल्का है तो ये देखना पड़ेगा आपका कांग्रेस जो कि भाई हम जो उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं वो किस भाजपा के उम्मीदवार के सामने किस तरह भारी पड़ेंगे। ठीक है मुकेश पारिक जी, जरा बताइए। और बीजेपी के अंदर मेरा कोई विरोध नहीं है किसी के खिलाफ, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं कि भाई साधु संत समाज से या बाबा और कितनी एंट्री लेंगे बीजेपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक देश में विश्वास जागृत किया है देश की जनता के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया उससे देश की जनता की एक जागृति पैदा हुई और उसका एक आकर्षण का केंद्र बना भारतीय जनता पार्टी, जो राजनीति में थोड़ी भी रुचि रखते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं और जो पार्टी के सिद्धांत हैं, पार्टी के जो एथिक्स है, जिसको देखकर वो इस पार्टी के लिए प्रभावित हो रहे हैं। तो अब उसमें समाज का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो साधु भी हो सकता है, संत भी हो सकता है, आप पत्रकार भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। तो सारे लोग उसमें समाज के विभिन्न वर्गों में काम करने वाले लोग, हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग। आप ये कह रहे हैं कि भाई अब दो चीजें मायने नहीं रखती, पहली तो ये कि वो कोर बीजेपी का कार्यकर्ता हो, ये मायने नहीं रखता है। दूसरा ये कि वो बीजेपी की आइडियोलॉजी से जुड़ा हो या आज की तारीख में कहूं कि भाई संघ से जुड़ा हो, ये भी मायने नहीं रखता है। नहीं, ऐसा जिसके फॉलोअर अच्छे होंगे, जिसकी पहट अच्छी होगी, जिसको चाहने वाले ज्यादा होंगे, उसको टिकट दे दिया जाएगा क्योंकि जीतना जरूरी है। लेकिन वो बीजेपी के सिद्धांतों पर विश्वास रखता हो। हमारा कहना है नेशन फर्स्ट। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा सिद्धांत है, हम सबके पहले यही बोलते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, सेकंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए डर रहा हूं सर कि ऐसा ना हो कि आपके बड़े बड़े कार्यकर्ता अब राजनीति छोड़कर साधु संत की राह पर चले जाएं। वो भी राह अच्छी है क्योंकि उस राह के जरिए भी टिकट मिलते हैं। ये आपकी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन मेरा जो कहना है कि समाज के सब वर्गों का एक स्वागत है। सब वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी की, आज जो पत्रकार है, पत्रकारिता कर रहा है, आप कहेंगे कल को अगर वो किसी पार्टी से उम्मीदवार बनता है तो वो भी सेवा कर रहा है अपने देश की। और अगर हम किसी और क्षेत्र में काम करने वाले किसी आदमी की, आपने देखा होगा हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, सभी कर रहे हैं। देश विरोधी कौन है? चलिए मुझे बताइए।
कौन देश विरोधी है? एपीजे अब्दुल कलाम का कहीं भी भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं था, लेकिन देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया, राष्ट्रपति रहे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रपति बनाया। आप द्रौपदी मुर्मू जी को देख लीजिए, हमारे आदिवासी उससे आती। तो ऐसा नहीं है, जो देश के हर जगह हर वर्ग में प्रतिभाएं हैं, लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी का तो ये सिद्धांत ही रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी या तो उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी हो या उनके आने से एक बड़ा तबका आपकी तरफ रिफ्लेक्ट होता हो, यही ना? राजनीति का क्या तात्पर्य? राजनीति का यही चौधरी जी माने कि कल प्रियंका गांधी के दौरे के बाद कम से कम मुहूर्त के लिए ही सही, वो कहते हैं ना टीका लगाने के लिए एक लिस्ट तो आएगी कम से कम कि चलिए हमने भी शुरू किया। विजेंद्र जी, केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष जब टिकटों को लेके जब विचार विमर्श होता है, तमाम जब नाम तय कर लिए जाते हैं, उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उन पे ये निर्भर करता है कि वो सूची कब जारी की जाए। आप और हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर 7 तारीख को मतदान है और मध्य प्रदेश के अंदर 17 को है, राजस्थान के अंदर 25 को है। अभी समय है, मुझे लगता है कि हो सकता है अपन डिबेट करके फ्री हों तभी भी एक सूची जारी हो सकती है, हो सकता है वो सूची कल जारी हो सकती है। इसलिए ये सूची कब जारी होगी, ये जो हमारे केंद्रीय चुनाव समिति के सितंबर तो बस ऐसे ही कह दिया था कि माहौल बना रहे। मैं कहना चाहूँगा कि पहले जो अधिसूचना जारी होनी चाहिए थी, पिछली बार जो अधिसूचना हुई थी उसको देखते हुए तमाम रणनीति तय की जाती है। जो चुनाव की तारीखें घोषित की, उस तारीख के आधार के ऊपर जो राज्य हैं, मिजोरम है, जहाँ पे तेलंगाना है वो प्राथमिकता के तौर पे है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है सेकंड फेज पे। एक लाइन में बताइए, अपने दिल्ली के आलाकमान को जगाएंगे, जागिए साहब, हमको यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, हमारे यहाँ विधायक जीत कर भी नहीं आए हुए हैं, हार के भी नहीं आए हुए हैं, तो कम से कम इतना मौका तो दीजिए जमीन पर कि 10 लोगों तक पहुंच पाएं। जी जरूर विजेंद्र, बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में हम नहीं थे, लेकिन आज के दिन पूरे प्रदेश में हमारा संगठन तैयार है और हमारी सूची बना के चली गई है। पीएससी से जैसे ही अप्रूवल मिलती है 1-2 दिन में जल्दी वो आपके पास मतलब सबके सामने अपने आ जाएगी। चंद्रमुखी जी, आपकी पार्टी भी ऐसा मतलब व्यवहार, आपकी पार्टी का नेतृत्व का जैसा व्यवहार है जैसे कोई बीजेपी या कांग्रेस की लिस्ट है। आपके यहाँ कितने कैंडिडेट है, कितने मौजूद है, कौन कितना भाई है, प्रोटोकॉल नहीं है। बैठक हो गई, कह दिया गया कि भाई 106 नाम फाइनल हो गए, उसके बाद लिस्ट नहीं आ रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आरसी जी, आपका भी शुक्रिया, मुकेश पारीक जी, चंद्रमुखी जी और प्रकाश भंडारी जी आपका भी शुक्रिया। कौन किस पर भारी पड़ता है ये चुनाव में पता चलेगा। हम बस ये दुआ करते हैं कि अंत में राजस्थान की जनता सब पर भारी पड़े और अपने हिसाब से जो उसको चाहिए, जो उसके इलाके के भले के लिए चाहिए, उसको अपना कैंडिडेट जिताकर विधानसभा भेजे। नमस्कार।